तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बत्तख की उन्नत नस्लें और पालन का तरीका। ओल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। खेतीबाड़ी से अगर किसानों को मुनाफा कमाना है तो कृषि सह व्यवसायों की तरफ ध्यान देना होगा। अगर कृषि व्यवसायों में बत्तख पालन की बात करें तो ये कम पूंजी और कम जगह में खेतीबाड़ी के साथ आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा मछली पालन कर रहे किसान भी इनका पालन कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि किसान बत्तख की उन्नत नस्लों का पालन करें, साथ ही इनकी देखरेख पर थोड़ा ध्यान दे। इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरे कुक्कुट पालन का 5 से 6% जो हिस्सा है वो बत्तख पालन के द्वारा पूरा होता है। बत्तख एक काफ़ी अच्छी आय का स्रोत हो सकती है जब आप पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से बत्तख पालन करेंगे। बत्तख के बारे में जो एक ख़ास विशेषता ये है कि वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। अपना बहुत सारा भोजन वो तालाबों से के स्रोतों से और अन्य स्रोतों से ले लेती हैं और जहाँ भी नेचुरल रिजर्वायर हो वहाँ पर बत्तख पालन और भी अधिक कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती हैं। बत्तख के अंडों के बारे में है कि बत्तख का अंडा लगभग जो है 10 से 15 ग्राम मुर्गी की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तख पालन में जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। जब बत्तख लगभग 16 से 18 सप्ताह के आसपास की हो जाती है तब वो अंडा देना शुरू करती है। बत्तख पालन करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ बत्तख अंडे के उत्पादन के लिए बेहतर होती हैं और कुछ मांस उत्पादन की दृष्टि से बेहतर होती हैं। कुछ बत्तख की नस्लें ऐसी भी हैं जिससे आप मांस और अंडा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बत्तख पालन शुरू करने से पहले आपको उनकी नस्लों के बारे में उचित जानकारी होनी आवश्यक है। बत्तख की बात करें तो मुर्गियों की तरह ही बत्तख में भी कई प्रभेद होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल होती है उसमें ख़ास करके जो खाकी कैम्बेल हैं, रनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं और खाकी कैम्बेल तो 280 से 300 अंडे तक प्रति वर्ष देती हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में या जो लोग अंडा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं, ये कम मेंटेनेंस में ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जहाँ पर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं उनके लिए। इनका प्रबंधन भी आसान होता है। जब हम बात करते हैं मांस के लिए, जब आप बत्तख पालन करते हैं तो मस्कोवी है, एल्सबेरी है, तो ये सब प्रजातियां हैं
आप उसको आसानी से आप जब मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करते हैं तो इनका बत्तख पालन आप करें। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप बत्तख पालन शुरू करते हैं तो चूज़ों की देखभाल। आप ये गौर करेंगे कि जब आप बत्तख पालन करें तो शुरू में बत्तख को बच्चों को 24 घंटे के आसपास आप मुर्गियों के साथ ब्रूड करने दें। सब हम लोग जानते हैं कि तापमान का बहुत महत्व है। जब गर्मियों के दिनों में तो वैसी जगह बच्चों को रखें जहां खुली हवादार जगह हो, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। लेकिन जब ठंडों के मौसम में इसकी थोड़ी हम लोगों को देखभाल तापमान की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हो जाता है और किसी भी तरीके से हमको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पहले 1-2 दिन रखना चाहिए और हर दिन कुछ तापमान घटाने देना चाहिए। बतखों के चूजों को लगभग 25% प्रोटीन युक्त आहार देना आवश्यक होता है और जब यह बतखें अंडे देने की स्थिति में हो जाए तो इनको प्रोटीन वाला आहार घटाकर 17% कर देना चाहिए। हालांकि आप इन्हें किसी नजदीकी तालाब या नालों में ले जाकर चरा सकते हैं ताकि वह प्राकृतिक रूप से जलीय जीव जैसे घोंघे आदि का सेवन कर अपनी खुराक पूरी कर सके। वैसे हर बतख को 100 से 150 ग्राम दाना देना आवश्यक होता है। तो आप जब बत्तख के बच्चों चूज़ों का देखभाल करें तो कोशिश करें कि जाली के ऊपर बत्तख के चूज़ों को रखें। जहाँ तक बीमारियों की बात आती है तो बत्तख में बहुत कम बीमारियाँ होती हैं। डक हेपेटाइटिस है, डक कोलरा है, अफ्लाटॉक्सिकोसिस का केसेस आता है। लेकिन खास करके डक हेपेटाइटिस का जो आप टीका है उसको आप लगवा दें। आपको बता दें कि बत्तख पालन जब आप शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातें और आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि 10 में 2 नर हो, ये रेशियो आप मेंटेन रखें। ज़्यादा नर की संख्या हो तो तुरंत आप उसको हटा दें। आप एक चीज़ जान लें कि एक बत्तख के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता होती है घर में, वो लगभग 3 से 4 स्क्वायर फीट की ज़मीन की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से आप हवादार घर, ऊंची जगह पर आपको कितनी बत्तख पालना है उसके हिसाब से आप उन बत्तखों का चयन कर सकते हैं। बतख के साथ मछली पालन करने से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। मछली सह बतख पालन एक ही तालाब में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। बात करें इसके लाभों की तो वे इस प्रकार से है। मछली सह बतख पालन से तालाब में अतिरिक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मछलियों को कृत्रिम आहार कम देना पड़ता है। तालाब में बतख के तैरते रहने से वायुमंडल की ऑक्सीजन निरंतर पानी में घुलती है। बतखें जलीय वनस्पति पर नियंत्रण रखती हैं। अगर इन सारी चीज़ों को घर में ही मिलाकर अगर आप एक अनुपात में अगर बनाएंगे और आपके पास तालाब की व्यवस्था है तो कम लागत में बत्तख पालन आपके लिए बहुत एक अच्छे आय का स्रोत हो जाता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने ओल की फसल लगा रखी है वह अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल की बढ़वार कई चीजों से बाधित होती है, जैसे खेत में जल जमाव, रोग और कीट व्याधियों की समस्या इत्यादि। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए किसानों को अभी से ही जरूरी कार्यों को करना होगा, तभी अपनी ओल की फसल से आगे चलकर अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो चलिए ओल की फसल के सही प्रबंधन के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार से। किसान
भाइयों को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि बरसात का समय आ रहा है, खेत में जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि जल जमाव जब होगा उसमें तब भी हमारा ओल का कंद सड़ने लगता है और उसका जो है असर जो है अन्य पौधों पर भी पड़ता है। तो इसके लिए इस बात का ध्यान देते हुए हमको जल निकासी का प्रबंधन करना चाहिए। अक्सर बारिश के मौसम में कभी कभी खेतों में अधिक जल भराव होने लगता है। इसके चलते पौधे में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और कंद गलने की भी समस्या आती है। इससे बचाव के लिए खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही पौधों के तनों के पास मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना आवश्यक रहता है। इससे पौधों को मजबूती मिलती है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। देखिए, ओल की खेती में सिंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अभी इस समय जो कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे पहले उन लोगों को अपनी खेती में सिंचाई का ध्यान देना होगा। इसके लिए जो है उनको 7 से लेकर के 10 दिनों के अंतराल पर लगातार सिंचाई करने की आवश्यकता है। उसके अलावा दूसरा चीज़ की ओल लगाने के 20 से 30 दिनों बाद जो है अंकुरन जो होता है, अंकुरन के बाद निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो उस समय अपने खेत में निराई गुड़ाई करें। ओल की फसल को सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि पौधों को पानी की उचित मात्रा मिलती रहने से इसमें कंदों का विकास अच्छा होता है। इसकी पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। बीजों को अंकुरित होने तक खेत में नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए फसल की सप्ताह में 2 बार सिंचाई करें। बीजों को अंकुरित होने के बाद बारिश से पहले गर्मियों के मौसम में फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए। ओल लगाने के 20 से 30 दिनों बाद जो अंकुरन होता है, उसके बाद से जो है हमको उसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि नमी अवश्य बना रहना चाहिए। और उसके बाद से जो हम ओल लगाते हैं उसका यह भी हमको ध्यान देना है कि कंदों की रोपाई जो किए, रोपाई के 50 से 60 दिनों बाद तथा 80 से 90 दिन के बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 40 किलोग्राम पोटास को 2 बराबर भाग में बांट करके हम मिट्टी चढ़ाते समय उसको डालना चाहिए। और मेन जो खरपतवार नियंत्रण है, खरपतवार नियंत्रण भी उसी समय मिट्टी चढ़ाने के समय करना चाहिए। और पुनः सिंचाई जो है 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करना चाहिए। ओल की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पहली निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों की फसल में करें और दूसरी निराई गुड़ाई 80 से 90 दिन की फसल में करनी चाहिए। निकाई गुड़ाई करते समय पौधों पर मिट्टी भी चढ़ाते जाएं। इसके अलावा ओल में मुख्य रूप से जो लगने वाले जो रोग हैं, ये झुलसा रोग। इसमें क्या होता है, पूरा पत्ता झुलस जाता है और पूरा पौधा जो है खराब हो जाता है, उसका पैदावार पर इसका असर पड़ता है। तो इसके लिए हमको कार्बेंडाजिम दवा का जो छिड़काव जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके स्टिकर मिलाकर शाम के समय करना चाहिए। एक और बीमारी लगता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं तना गलन, यानी तना गल करके जमीन की सतह से गिर जाता है। इसका उस समय हम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम के हिसाब से प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ड्रेंचिंग करें और 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो हमारा एक प्रकार से जैविक फफूंदनाशी है, उसका भी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम ट्राइकोडर्मा से भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओल पिछले बार उस खेत में लगाए हैं तो फसल चक्र भी हमको अपनाने की आवश्यकता होती है। और जब भी हम ओल की खेती करें तो बीज उपचार अवश्य करें, कार्बेंडाजिम से अथवा ट्राइकोडर्मा से करना चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल किसान लगातार फसलों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति तो घट ही रही है, साथ ही खेती में किसानों की लागत भी बढ़ रही है। तो आपकी इसी समस्या को देखते हुए आज हम आपको गांव
बहराना जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना से मिलवा रहे हैं, जो जैविक खाद बना रहे हैं। और ये किसान इस खाद को बेचकर अच्छी आय तो कमा ही रहे हैं, साथ ही अपनी फसलों में इसका उपयोग करके गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार भी ले रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से बना रहे हैं जैविक खाद, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाइयों को इनकम बढ़ाने के लिए अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, और इसके लिए जो खाद है, वैसे तो आप देसी गाय का गोबर है वो डालते हो या कैंचियों की डालते हो तो ठीक है। आजकल खेती में लगातार लागत बढ़ रही है, फिर भी किसानों को गुणवत्ता युक्त उपज नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में यदि आप जैविक तरीके से खाद बनाकर फसलों में उपयोग करें तो इस तरह की समस्या से तो बच ही सकते हैं, साथ ही फसलों से गुणवत्ता युक्त पैदावार भी ले सकते हैं, जैसा कि ये किसान जैविक खाद बनाकर अपनी फसलों में प्रयोग कर रहे हैं। आप गोबर के साथ साथ जैसे हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसमें कहीं जिप्सम की कमी होती है, ढेंचा की, हरी खाद डालो, ये जो कमी होती है, ये जो खाद हम बना रहे हैं यूरिया DAP पोटास का सब्स्टिट्यूट है। कैसे बनता है देखिए, आप इसके अंदर जैसे 100 kg बनाएंगे खाद, तो 100 kg के अंदर 50 किलो तो देसी गाय का गोबर होगा, जो ऑर्गेनिक खा रही है, इसी फार्म पे हमारी गाय है। और उसके अलावा आप ये देखिए पीछे बकरी की मींगनी है, भेड़ की मींगनी है, ऊंट के मींगने हैं, घोड़ी की लीद है और मुर्गी की बीट है। ये सारे भी पशु पक्षी इसी फार्म पे ऑर्गेनिक खा रहे हैं। तो ये 6-7 पशु पक्षियों के तो अपशिष्ट है, वो इसके अंदर डाल रहे हैं। उसके अलावा देखिए जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, जियोलाइट, डोलोमाइट और पोटेशियम, चारकोल और कुछ चाय जो का वेस्ट है वो भी डालते हैं। उसके अलावा 8 लीटर 100 लीटर में गुड़ का सीरा और 20 लीटर गोमूत्र ये डाल के, कंसोर्टिया डाल के, और इसके अंदर तो सारा वहाँ वो मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद ग्राइंड होके और इन दोनों में अल्टरनेट, तो एक दिन में 10 टन तक ये दोनों मशीन चला के 10-12 घंटे में बनाया जा सकता है। और इस तरह से किसान भाई अगर खुद के खेत पे बनाए जाए तो इस फार्मूले से बना लें। यूरिया DAP पोटास से इसकी रेट बिल्कुल आधी पड़ेगी। ये आप देखिए 40 kg का कट्टा 450 रुपए का, 5% GST है, और 1 एकड़ के अंदर 200 किलो डलता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे ना, सब्सिडी के बाद भी यूरिया DAP पोटास से ये सस्ता पड़ेगा। किसान भाइयों, इस किसान की तरह आप भी कम लागत में खाद बनाकर अपने फसलों में तो उपयोग कर ही सकते हैं, साथ ही इसे बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप खेती के तौर तरीकों में इस प्रकार से बदलाव करें जिससे आपको खेती में लागत कम लगे और अधिक आय मिल सके। तो इस तरह से मेरे किसान भाइयों से कि अपने खर्चे कम करके बीज के, खाद के और सोलर के, जो बिजली की बचत करनी है सोलर लगवाइए, पानी की बचत करनी है पौंड बना के आप ड्रिप इससे करिए। तो इस तरह से थोड़े थोड़े खर्चे बचाओगे तो आपकी इनकम डेफिनेट बढ़ेगी। और इन सब चीज़ों के लिए सरकार है वो सब्सिडी है 50% से 75% तक। तो किसान भाइयों, सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाइए और खर्चे कम करके अपनी इनकम बढ़ाइए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव हुमता, जिला रांची के किसान राकेश कुमार ने। आप धान की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो राकेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बिहार में जो है जो कहीं कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही है और कुछ इलाकों में बाढ़ वाला स्थिति है, पानी का वहाँ कमी नहीं है। तो दोनों स्थितियाँ में जो है हमारे धान में अलग अलग बीमारी आती है। तो जो सुखाड़ की स्थिति में जो है उसमें अभी पत्र लांछन या जो है पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट जो है सीडलिंग स्टेज में भी आता है, जब आप बिचड़ा लगाते हैं या सोइंग करते हैं, बिचड़ा के लिए तैयार करते हैं तो उसमें भी आता है, और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी आता है।
धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है। खासकर उत्तर बिहार का ये प्रमुख रोग है। ये एक बीज जनित रोग है जो हेलमिंथो, स्पोरियम और आइजी द्वारा उत्पन्न होता है। पत्ती धब्बा रोग धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है और रोग उग्रता होने पर दाने भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप जो है बीज उपचार किए ही होंगे। बीज उपचार से भी काफ़ी इसका हो जाता है। ये जो है प्रमुख रूप से अगर ये बीमारी आपके खेत में आया हुआ हो तो कम से कम अपने खेत को ड्राई न रखें, मतलब कि सूखा न पड़ने दें, पानी का व्यवस्था करें। और दूसरा चीज़ है कि उसमें जो है उचित मात्रा में पोटास और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम मात्रा में या स्प्लिट डोज में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन में भी दवाई आता है जैसे कि फफूंदनाशक आता है, जैसे कि जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण आता है, उसका आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। धान का खैरा रोग ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सुखाड़ के स्थिति में दूसरा जो प्रमुख बीमारी है वो बीमारी है, आप जानते हैं कि जिसको कि झोंका कहा जाता है या ब्लास्ट कहा जाता है। पूरा आपका खेत जला हुआ लगता है। तो इसका जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि पौधे के पत्तियों पे जो सीडलिंग स्टेज में हो या जब पौधा बड़ा भी हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होगा कि अभी जो है उसके जो धब्बे हैं, गोलाकार धब्बे इसमें नहीं होते, इसमें नाव के आकार के धब्बे होते हैं या आँख के आकार के धब्बे होते हैं और बीच में धूसर रंग का या जो है ऐश कलर का या राख के कलर का होता है और बाहरी जो उसका जो आवरण है उस पे जो है आप देखेंगे कि भूरे रंग का जो है धब्बा बनता है। मतलब अगर इसको बचाव आपको करना है तो जो है फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज का आप इस्तेमाल करें। अगर आवश्यकता से ज़्यादा आप यूरिया डाल देंगे तो ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। अब जो लास्टली जो है फफूंदनाशक हमको इस्तेमाल करना है तो फफूंदनाशक में बाजार में ट्राईसाइक्लाजोल नाम भी आराम से मिल जाता है। 600 ग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते। सफेदा रोग ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टेयर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जो बाढ़ वाली स्थिति में है, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे एक बीमारी आने का चांस है जिसको कि बैक्टीरिया या जीवाणु से जो बीमारी होता है। तो इसको बचाव करने के लिए एक खेत का पानी दूसरे खेत में न जाने दें। अगर आप जाने देंगे तो जीवाणु जो इसके कारक हैं वो एक खेत से दूसरे खेत में चले जाएंगे और जो बगल वाले खेत में जो स्वस्थ पौधा है उसको भी ये लोग क्या है कि ये इन्फेक्ट कर देगा। अगर ये स्थिति आपका देखेंगे बहुत ख़राब स्थिति में है तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे आप जो है दूसरा छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज दूसरा प्रश्न जो शामिल किया गया है उससे पूछा है गांव दोहर जिला मधुबनी के किसान कौशल राय ने। आप भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कौशल राय जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है।
यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है। यह भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से है, किंतु अब यह अन्य राज्यों में सफलता से पाली जा रही है। ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम दिल डौल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है और मादा पशु की ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नौजवान नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है तथा उसकी ऊंचाई 138 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मुर्रा भैंस की देखरेख करना आसान होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर रहता है, क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस देशी और अन्य नस्ल की भैंसों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दूध देती है। यह प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध आसानी से दे देती है। इस भैंस की दूध देने की अवधि आमतौर पर 280 से 310 दिन है, जो अन्य भैंसों की तुलना में अधिक है। मुर्रा भैंस अपने एक दूध काल में लगभग 1800 से 4000 लीटर तक दूध देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। इस वजह से अन्य दुधारू पशुओं के दूध के मुकाबले मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध अधिक दर पर बिकता है। तो यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहते हैं तो यह भैंस अमूमन 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।